नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो कई दिनों से मेरे पास उत्तराखंड के बच्चे लगातार फ़ोन कॉल कर रहे थे और जानना चाहते थे अपडेट कि मैम उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वादा किया गया था, ये कहा गया था कि दिसंबर में जो है भर्ती दूसरे चरण की आएगी, प्लीज़ हमें उसकी अपडेट दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिसंबर में आपके पास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेगी। जो वर्तमान में जो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो पहले चरण की 2906 पदों के लिए निकली थी, उसका क्या अपडेट है, 3 काउंसलिंग के बाद भी क्या हाल है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था बच्चों का वो ये कि मैम जो बाहरी राज्य से जिन्होंने डीएलएड किया, जैसे कि यूपी, हरियाणा या दिल्ली इत्यादि से, उनका क्या अपडेट है, क्या उनको भी इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में कटिंग वगैरह देखी थी कि भाई हाई कोर्ट ने उनके जो सिलेक्शन है बोला है कि बाहर वाले राज्य से अगर आपने डीएलएड किया तो आपको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ जो 52 महिला अभ्यर्थी है उनका जो नियुक्ति पत्र है वो भी स्टे लग चुका है, उसमें होल्ड कर दिया गया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए काउंसलिंग के बाद भी। तो क्या मैम इसका अपडेट है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि उत्तराखंड की जो दूसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती निकलेगी दिसंबर में, उसका क्या अपडेट है। और बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा ही सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी की अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाती है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, डिटेल में समझते हैं पहली भर्ती जो 2906 पदों के लिए पहले चरण में निकली थी, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि दिसंबर में भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी। जैसा कि आपको पता ही है, रोज न्यूज़पेपर में आ रहा है कि 3 काउंसलिंग भी हो चुकी है, तब भी जो है ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई और हम पहुंच चुके हैं अक्टूबर में। तो नवंबर ये महीना है जिसमें कि आपके पास पूरा प्रेशर बनने वाला है इस भर्ती को कंप्लीट करने में। और आप देख सकते हैं कितने सारे त्यौहार इत्यादि भी पड़ने वाले। तो किस तरीके से सरकार अगर इस भर्ती को कंप्लीट कर पाती है तभी हमें दिसंबर में जो है ये भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर पहले चरण की भर्ती की मैं बात करूँ जो कि 2906 पदों के लिए निकली, उसमें उन्होंने जब आवेदन करवाया था तो उन्होंने क्या क्या कहा था। देखो बच्चों, आवेदन का जो फॉर्मेट है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो भी मैंने इसी आगे वीडियो में बताया, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरिट कैसे बनी, आपकी गुणांक किस प्रकार से निकाले गए, वो भी उसका फॉर्मेट भी आगे बताया, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप दिसंबर वाली भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पहले चरण की भर्ती निकली थी तो उन्होंने ये बोला कि जो भी बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो अपने ज़िले के साथ साथ बाकी ज़िलों में भी अप्लाई कर सकते हैं और 13 के 13 ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि सारे बच्चों ने क्या किया, सारे ज़िलों में अप्लाई कर दिया, ये सोच के कि भाई किसी न किसी ज़िले में तो मेरा नाम आ ही जाएगा। तो उसके बाद आया आपका चरण काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग जो हुई, पहली काउंसलिंग आपकी 10 अगस्त को हुई। ठीक है, तो पहली काउंसलिंग में जब ये देखने को मिला कि एक ही दिन क्या है कि स्कूल ऑफ एजुकेशन ने सारे जगह पे बोला कि एक ही दिन सब जगह काउंसलिंग होगी। तो भाई तुमने जब फॉर्म बच्चों को 13 के 13 जिलों में अप्लाई करा दिया तो एक ही बच्चा 13 जिले में कैसे पहुंचेगा, है ना। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट जो है इस भर्ती में बच्चों देखने को मिला कि बच्चे जो है टाइम पे नहीं पहुंच पाए उन काउंसलिंग में। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग 10 अगस्त को हुई थी ना, उसमें 473 ही बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे गए। ठीक है, उसके बाद आई कि भाई दूसरी चरण की काउंसलिंग भी अब होनी चाहिए। दूसरी चरण की काउंसलिंग आपकी 18 अगस्त को हुई, उसमें 1028 बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र दे दिए गए। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल में तीसरी काउंसलिंग भी हुई जिसमें कि 686 बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब 3 बार की काउंसलिंग अक्टूबर लग चुका है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी भर्ती जो है आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब आगे क्या, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा पेच जो फंसा है ना बच्चों, वो फंसा है उन बच्चों का जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा या यूपी इत्यादि से डीएलएड कोर्स किया है, या जो महिला अभ्यर्थी है, 52 महिला अभ्यर्थी है, उनके जो नियुक्ति पत्र है उन्हें रोक दिए गए। क्यों रोक दिए गए वो भी आप समझिए, जो कि जिनकी जो रहने वाली यूपी की थी लेकिन शादी जो है उन्होंने उत्तराखंड में किया। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जिन बच्चों के मन में डाउट है कि क्या वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बाहर से डीएलएड किया है। जी हाँ, बिल्कुल आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आपने निश्चित रूप से न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कटिंग के हाई कोर्ट ने बोला है कि जिन्होंने बाहर से डीएलएड किया है उसे इस भर्ती से बाहर कर दिया गया। लेकिन वो कहानी कोई दूसरी थी। वो कहानी थी सोनम वर्सेस उत्तराखंड स्टेट का एक केस था जिसका कि मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाके उसे देखिए, उसे समझिए उसमें क्या कहानी थी। सिर्फ सोनम जी को बोला गया था कि आप इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। बाकायदा बच्चों मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि प्रयागराज के बच्चे, बाकायदा मैंने प्रूफ दिखाया है, हरियाणा के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई हम दूसरे राज्य के हैं, हमने उत्तराखंड में शादी करी है या दूसरे राज्य से डीएलएड किया है, रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो निश्चित रूप से भी भाई आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई भी इस भर्ती में मना नहीं करेगा दिसंबर वाली में। दूसरा आता है कि जो 52 महिला अभ्यर्थी है उनका क्यों जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है स्टे लगाया हुआ है, उसको क्यों होल्ड कर दिया गया, क्यों उन्हें नहीं दिया जा रहा है।
तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये केवल महिला अभ्यर्थियों के साथ हुआ है, पुरुष अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। हुआ क्या कि कुछ महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इत्यादि की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई तो अपने वहीं से की है, डीएलएड भी वहीं से किया, लेकिन शादी हुई है उनकी उत्तराखंड में। लेकिन हुआ क्या कि मान लीजिए कि कुछ महिला अभ्यर्थी ऐसी है, जैसे उनके कोर्स करते समय तो जो उनकी कास्ट थी वो जनरल कैटेगरी की थी, लेकिन जब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, उनके हस्बैंड ओबीसी एरिया में आते थे, मतलब अदर बैकवर्ड एरिया में आते थे, या कोई एससी एसटी में आते थे, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट बना लिया और इस भर्ती में अप्लाई कर दिया, ये सोच के कि भाई हमें रिजर्वेशन के बेसिस पे हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट चेक हुआ, ये देखा गया कि भाई जब इन्होंने कोर्स किया तो तब तो ये जनरल कैटेगरी के उसमें शो हुआ था, लेकिन जब इनके डॉक्यूमेंट जो अभी इन्होंने शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के जाति के आधार पे इन्होंने रिजर्वेशन लिया, तो वो क्या मान्य माना जाएगा या ना ही माना जाएगा, उसमें आपका कानून क्या कहता है, नियमावली क्या कहती है। तो इसीलिए बच्चों उनका जो एप्लीकेशन, जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर है ना, इसलिए वो होल्ड कर दिया गया और वो होल्ड ही रहने वाले हैं। उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो पाएगा। वो क्यों हो पाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ एक जजमेंट ऐसे कहते हैं, क्योंकि कई बार, ये कोई पहला केस नहीं, कई बार ऐसे हुआ है कि कोई महिला अपने पति के आधार पे जो है रिजर्वेशन लेती है, लेकिन कानून क्या कहता है, कानून यही बोलता है कि जो बाय बर्थ आपकी जो जाति आपके साथ जुड़ती है ना, वही आपके एकेडमी में कंटिन्यू होती है, ठीक है, और वही आपका, उसी के आधार पर आप अपना रिजर्वेशन ले सकते हो, उसके आधार अलग नहीं ले सकते। पति की केवल आपका सरनेम जुड़ता है, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी उसमें नहीं जोड़ी जाएगी, ये आपका कानून बोलता है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों उन महिला अभ्यर्थियों के जो है उनके नियुक्ति पत्र होल्ड कर दिए गए, बाकी इसके अलावा कोई दूसरी कहानी नहीं है। तो अब आप सोचिए कि दिसंबर में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। देखो बच्चों, अक्टूबर आ चुका है और नवंबर आपका त्योहारों का मंथ है, तो अगर ये नवंबर में कंप्लीट हो जाती है तो दिसंबर में हमें 15 दिसंबर और 25 दिसंबर तक ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कितने में आएगी, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि इन्होंने 2-3 हज़ार के आसपास पहले चरण में निकाली, तो 2-2.5 हज़ार के आसपास भी दूसरे चरण में हमें ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये पूर्ण निर्भर करता है कि पहली वैकेंसीज कंप्लीट जल्द से जल्द हो, तभी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी, अन्यथा ये जो वैकेंसीज है ये अगले साल के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये हमें साफ रूप से हम देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो में कि हम जानेंगे कि अगर आप आने वाली वैकेंसीज के लिए भरेंगे तो उसमें फॉर्मेट कैसे भरना है और कैसे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि दिसंबर में आने वाली शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिलेगा। इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही ये बताया गया था कि जो ये भर्ती है ये 2 चरणों में हो रही है। तो जो नियमावली 2906 पदों के लिए की गई थी, वही नियमावली और वही फॉर्मेट जो है वो इस बार भी देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग कि भाई आपकी मेरिट किस आधार पर बनेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म को भरते समय यही फॉर्मेट आपके पास होगा, ना तो आपने कोई कटिंग करनी है, ना इसमें कोई ओवर राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अपना फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ, जो नाम, बेसिक डिटेल जो है वो आपको भरनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10, ठीक है। इसमें 37 आरक्षण जो आपने भरना है वो आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें कोड भरना होगा, ठीक है। तो देखो इसमें आपने पूरा विवरण देना है कि आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक परिशिक्षण किया है। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि मैम परिशिक्षण में डीएलएड का तो प्रैक्टिकल दिया ही नहीं है। तो देखो इन्होंने अनुक्रम या पूर्णांक या प्राप्तांक लिखे, आप इसमें टोटल भी लिख सकते हो, या आप चाहे तो थोड़ा सा एक लाइन खींच के यहाँ पे अगर आप कर सकते हो मैनेज, तो ऐसे खींच के जो है अपना थ्योरी का लिख सकते हो और प्रैक्टिकल का जो है अलग से लिख सकते हो। तो लेकिन आपको अपने पूर्णांक और प्राप्तांक इसमें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ भाई अध्यापक पात्रता परीक्षा या आपने सीटेट, यूटेट जो भी किया है ना, उसका विवरण आपने यहाँ पे देना है। तो आपको पता ही है कि इसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए पेपर 1 ही जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 10 है, इसमें जो भी आपने ऊपर पॉइंट नंबर 9 में जो आपने बताया कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो इसके सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपने भरनी। जैसे आपने यहाँ पे 10th भरेंगे, यहाँ पे 12th, यहाँ पे ग्रेजुएशन, यहाँ पे डीएलएड या जो भी आपने कोर्स किया है, बीएलएड या जो आपने डीएड जो भी है ना वो आपने भरना है, सीटेट वगैरह, और सबको क्या करना है, आपने संलग्न करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें डाल देने, ठीक है बच्चों। तो ये आपने इस तरीके से अपना पूरा जो है अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है। बाकी जब फॉर्म भरे जाएंगे बाकायदा मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि फॉर्म को भरते समय क्या है कि जिलेवार इसमें जो होती है अप्लाई करना होता है, तो आपने किसको भेजना है भाई पता भी तो होना चाहिए ना, कहाँ शिक्षा अधिकारी को भेजना होता है, इसमें किस जनपद में किस एड्रेस पे भेजना, वो पूरी डिटेल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरिट कैसे बनती है।
तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियमावली में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, तो मेरिट बनाने के लिए भी जो रूल होगा वो इसी प्रतिशत से होगा। जैसा कि आपको पता है कि आपने इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परिशिक्षण और प्रयोगात्मक वगैरह डिटेल जो है वो आपने इसमें डाली है, और जैसे सीटेट वगैरह, ये 5 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो जैसे मेरिट कैसे बनेगी, जैसे आपका लिखा है इसमें अंकों का प्रतिशत कि आपके हाई स्कूल में कितने % अंक आए, मान लें कि 50% आए हैं या 55 आए, तो उतने प्रतिशत अंक आपने इसमें लिखने हैं। उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 10, तो जितना आएगा वो आपने पॉइंट यहाँ पे लिख देना, ठीक है। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट में कितने आए, 60% अंक आए, भाई मेरे 60% इंटू 1.5 और अपॉन 10, इस तरीके से आपने इसके में लिखने। तो जो आपका सबका निकाल के आएगा ना, उन सबका जो टोटल होगा ना, वो आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, वो आपका गुणांक बनेगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपका परिशिक्षण है, जैसे कि डीएलएड का, तो डीएलएड का अंकों का प्रतिशत यानी कि जो थ्योरी होगी उसका आपको अलग निकालना है, और जो आपका प्रैक्टिकल है उसको अपना अलग निकालना है, और अध्यापक पात्रता का ये जो सीटेट वगैरह उसका अलग निकालना है, और उसके लिए है केवल 1% आपका मांगा है, 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 1.5 0.75 10th के लिए, 1.5 12th के लिए, 2.25 ग्रेजुएशन के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.0 जो है डीएलएड वगैरह के लिए। इस तरीके से आपकी मेरिट जो टोटल बन के आएगा वो आपका निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है और कब तक वैकेंसीज किस रूप में देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ी यही है कि पहले जो चरण की भर्ती अगर वही कंप्लीट होगी तभी हमें दूसरे चरण को देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, आई होप सो। और किसी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 399 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चे करियर गाइडेंस लेते हैं कि 12वीं के बाद आपने क्या करियर परस्यू करना है। उत्तराखंड की सभी यूनिवर्सिटी के लिए, सारी शिक्षा जगत की सब नौकरी जो भी खबर है हम आप लोगों तक पहुँचा ही देते हैं। तो सब्सक्राइब कर ही लेना अगर आपको कोई भी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से चाहिए। तो बस बच्चों, मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते। और 1-2 वीडियो और भी आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो उत्तराखंड डीएलएड के जो फॉर्म भरे हैं, कितने फॉर्म भरे गए थे, और जो प्रवक्ता की वैकेंसीज आई थी उससे रिलेटेड भी काफ़ी अपडेट भी मैं आप लोगों को तक पहुंचाने वाली हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।